नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 6.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.1 का बेसिक पार्ट। ये है पार्ट 6 वृत्त। इस पार्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखोगे यहाँ पे लिखा गया है आओ सीखें। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वृत्त, वृत्त की जीवा के गुणधर्म, अंतर्वृत्त और परिवृत्त, ये चार चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, थोड़ा सोचें। क्या बोला गया है, संलग्न आकृति में पी केंद्र वाले वृत्त का निरीक्षण कीजिए। देखोगे यहाँ पे पी केंद्र है, ये वाले वृत्त का निरीक्षण कीजिए। इस आकृति के आधार पर नीचे दी गई तालिका पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पे एक टेबल बना करके दिया गया, तालिका बना करके दिया गया, इसको हमको यहाँ पे पूर्ण करना है, पूरा करना है। तो यहाँ पे देखोगे जीवा क्या आ जाएगा, ये बीसी आएगा। जीवा ना, जीवा यही होता है बीसी। तो यहाँ पे लिखोगे रेख क्या है, बी सी। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। रेख पी ए क्या है, देखोगे यहाँ पे केंद्र बिंदु है पी और यहाँ पे वृत्त पर स्थित बिंदु है ए, मतलब ये आ जाएगा हमारा त्रिज्या। तो पी ए क्या बनेगा हमारा, पी ए बन जाएगा त्रिज्या। उसके बाद में क्या बोला गया, व्यास। व्यास क्या बनेगा, सी डी। देखोगे व्यास है, यहाँ पे लिखेंगे रेख सी डी, रेख सी डी। उसके बाद में त्रिज्या पूछा गया है, तो देखोगे पी सी और पी डी भी त्रिज्या है। यहाँ पे लिखेंगे रेख पी सी और रेख पी डी, पी डी। केंद्र क्या है, बिंदु पी है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी हमारा क्या है, केंद्र है। उसके बाद में केंद्रीय कोण पूछा है, तो केंद्रीय कोण कौन सा होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण डी पी ए, यहाँ पे लिख देते हैं कोण डी पी ए। उसके बाद में क्या बोला गया, कोण सी पी ए, सी पी ए ये भी क्या होगा, ये भी केंद्रीय कोण होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं केंद्रीय कोण, ये क्या बन जाएगा हमारा, केंद्रीय कोण बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको पहचानने आना चाहिए कि जीवा क्या है, व्यास क्या है, केंद्र क्या है, केंद्रीय कोण क्या है, ये सभी चीजें हमको पहचानना आना चाहिए। अब क्या बोला गया है, आओ जाने। यहाँ पे पहले दिया गया है वृत्त या सर्कल, बिंदुओं के समुच्चय के रूप में वृत्त का वर्णन करेंगे। मतलब यहाँ पे वृत्त के बारे में हमको दिया गया है। क्या बोला गया, पहले प्रतल के किसी स्थिर बिंदु से उसी प्रतल के समदूरस्थ सभी बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। देखोगे यहाँ पे ये इस तरीके से वृत्त है, तो ये कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे केंद्र है, ठीक है। केंद्र पर ये स्थित सभी जो बिंदु है, मतलब ये सबकी दूरी जो समान होती है उसको मिला करके हमारा क्या बनता है, वृत्त बनता है, ऐसा दिया गया है। उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त संबंधी कुछ पद या संज्ञा क्या है, देखोगे वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे यहाँ पे ये है वृत्त का केंद्र और यहाँ पे है वृत्त पर स्थित बिंदु। इसको अगर हम लोग ने इस तरीके से रेखाखंड से जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। दूसरा क्या बोला गया है, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को भी त्रिज्या कहते हैं। मतलब वृत्त का केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी रहती है उसको भी त्रिज्या कहते हैं। और क्या बोला गया, वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। क्या बोला गया, ध्यान से देखना, वृत्त के कोई भी दो, मतलब वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु, मतलब ये बिंदु पकड़ लो और ये बिंदु पकड़ लो, ये बिंदु को अगर इस तरीके से जोड़ दिया गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जीवा बन जाएगा। और क्या बोला गया है, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को उस वृत्त का व्यास कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे दो बिंदु को जोड़ा गया है, ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु, ये दोनों बिंदु को जोड़ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से जा रही है, वृत्त के केंद्र से जा रही है। जब वृत्त के केंद्र से जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। देखोगे लिखा है वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को उस वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो ये व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं प्रतल में स्थित वृत्त, मतलब यहाँ पे किस प्रकार के वृत्त होते हैं।
सबसे पहले है सर्वांगसम वृत्त, मतलब यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया, दूसरा वृत्त यहाँ पे बनाया गया। अगर ये दोनों वृत्त की जो त्रिज्या है वो समान है, समान का मतलब क्या हो गया, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है, दोनों की अगर त्रिज्या समान रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांगसम वृत्त बोलेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, एक केंद्रीय वृत्त, मतलब एक केंद्र है, इसका यहाँ पे ये वाले त्रिज्या का अलग वृत्त है, ये वाले त्रिज्या का अलग वृत्त है और ये वाले त्रिज्या का अलग वृत्त है, लेकिन केंद्र सबका एक ही है, ये जो केंद्र है एक ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केंद्र एक हो जाएगा और त्रिज्या भिन्न हो जाएगी। देखोगे केंद्र एक ही है और सबकी त्रिज्या अलग अलग है। यहाँ पे क्या बोला गया, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त, मतलब यहाँ पे देखोगे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, एक वृत्त ये, दूसरा वृत्त ये है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ये वाले जो केंद्र का वृत्त है ये बड़ा वाला है और ये वाले केंद्र का जो वृत्त है ये छोटा वाला है। ये वाले वृत्त में यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है और ये वाले वृत्त में यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, केंद्र भिन्न हो जाएगा, त्रिज्या भिन्न हो जाएगा, एक और केवल एक सामान्य बिंदु आएगी। देखो कि यहाँ पे भी त्रिज्या भिन्न है, केंद्र भिन्न है, लेकिन एक बिंदु पर ही कट कर रही है। यहाँ पे भी त्रिज्या भिन्न है, अलग अलग है और केंद्र अलग अलग है, लेकिन एक ही बिंदु पर ये कट रही है। इस तरीके से दिया गया। अब क्या बोला गया है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त। देखोगे यहाँ पे ये वाला जो केंद्र है उसका ये वृत्त है और ये वाले केंद्र का ये वाला वृत्त, ठीक है। इसको दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, दो भिन्न बिंदुओं पर कट कर रही है। इसका त्रिज्या अलग है और इसका त्रिज्या अलग है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, केंद्र भिन्न, त्रिज्या भिन्न और दो सामान्य बिंदु आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, वृत्त की जीवा के गुणधर्म। तो यहाँ पे देखोगे कृति 1 में, मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है वो समझते हैं। समूह के प्रत्येक विद्यार्थी को नीचे दी गई कृति करनी है। अपनी कॉपी में वृत्त खींचकर उसमें एक जीवा खींचिए, मतलब एक पहले एक वृत्त खींचना है, उसका एक यहाँ पे जीवा खींचना है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर 90 अंश का कोण बनाना है, मतलब यहाँ पे लंब खींचना है। जीवा के दो भाग हुए हैं, जीवा के ये वाले दो भाग हो जाएंगे। प्रत्येक भाग की लंबाई नापिए। समूह प्रमुख ने निम्नलिखित सारणी बनाकर उसमें सभी के निरीक्षण अंकित करना है। मतलब यहाँ पे आप लोगों के स्कूल में सब लोग अलग अलग माप के यहाँ पे वृत्त बनाएंगे और उसका यहाँ पे जीवा खींच करके इसका निरीक्षण करना है। तो यहाँ पे देखोगे लंबाई जो है पहले विद्यार्थी का AP और PB, मतलब यहाँ पे AP और PB सब लोग अगर देखेंगे ना, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर आएगा। दूसरे विद्यार्थी का अगर ये 2 सेंटीमीटर आता है AP की लंबाई, तो PB की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर आती है। अगर ये 1.8 सेंटीमीटर आता है तीसरे विद्यार्थी का, तो ये भी 1.8 सेंटीमीटर ही आएगा। यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर का बनाता है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही आएगा। यहाँ पे 3.5 का अगर आता है तो PB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये अगर 0.5 सेंटीमीटर का आता है तो यहाँ पे भी 0.5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो यहाँ पे तो मैं अपने हिसाब से लिख ले रहा हूँ या आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग इसका निरीक्षण करके आप लोग खुद भी ध्यान से देखेंगे ना। अगर आप लोग वृत्त बनाएंगे, जीवा खींचेंगे, उस पर लंब खींचेंगे, तो AP का मान क्या होता है, PB के बराबर ही आता है। इस निरीक्षण के आधार पर प्राप्त गुणधर्म को लिखिए। इस गुणधर्म को सिद्ध करने की विधि उत्पत्ति देखिए। मतलब ये जो गुणधर्म हमने अभी जस्ट यहाँ पे देखा, उसका यहाँ पे उत्पत्ति लिखना कि ये कैसे आता है। तो उसका प्रमेय क्या बोलता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। देखोगे यही तो था, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मतलब यहाँ पे 90 अंश का आ गया। ये जो लंब है जीवा को समद्विभाजित कर, जीवा को समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो गया, AP बराबर यहाँ पे BP करता है। यहाँ पे देखोगे ये जो पक्ष लिखा हुआ है, पक्ष का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दत्त आना चाहिए था। तो क्या बोला गया, जीरो केंद्र वाले वृत्त में रेख AB जीवा है। जीरो केंद्र है और AB क्या है, उसकी जीवा है। और यहाँ पे OP लंब है AB पर। देखोगे OP जो है वो लंब है AB पर। लंब है का मतलब क्या हो गया, 90 अंश का कोण बना रहा है वो। तो सिद्ध क्या करना है, रेख AP सर्वांगसम BP। AP जो है वो BP के सर्वांगसम, ये हमको यहाँ पे
सिद्ध कर लेना है। तो इसके उत्पत्ति में क्या आ जाएगा, रेख ओ ए तथा ओ बी खींचे, देखोगे ओ ए और यहाँ पे ओ बी खींचिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे ध्यान से ओ ए और ओ बी ये क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ पी बी में। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ओ ए जो होगा वो ओ बी के बराबर होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ पे देखोगे ओ पी और ओ पी सामान्य भुजा है, और उसके बाद में ओ पी ए और ओ पी बी ये क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण बनेगा। देखोगे यही लिखा हुआ है, कोण ओ पी ए सर्वांगसम कोण ओ पी बी, रेख ओ पी लंब है जीवा ए बी पर, प्रत्येक कोण 90 अंश का है। देखोगे ओ पी ए और ओ पी बी हो गया। उसके बाद में रेख ओ पी सर्वांगसम रेख ओ पी सामान्य भुजा, देखोगे ओ पी और ओ पी ये दोनों वाले त्रिभुज में है। उसके बाद में कर्ण ओ ए, देखोगे जो त्रिज्या थी ओ ए और ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा 90 अंश के ठीक सामने, तो कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण ओ ए और कर्ण ओ बी ये क्या हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो कर्ण भुजा कसौटी से ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी बी कर्ण भुजा प्रमेय से आ जाएगा। जब कर्ण भुजा प्रमेय से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी। देखो यही चीज आ गया, रेख पी ए सर्वांगसम रेख पी बी। यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे आना चाहिए सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये इस तरीके से आएगा। तो देखोगे ये हमारा सिद्ध हो गया कि AP बराबर PB होता है। अब यहाँ पे कृति 2 में क्या दिया गया है, समूह के प्रत्येक विद्यार्थी को नीचे दी गई कृति करनी है। अपनी कॉपी में एक वृत्त बनाइए, उसमें एक जीवा खींचिए। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे एक वृत्त बना लिए हैं और यहाँ पे एक जीवा खींच लिया। अब क्या बोला गया है, जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो जीवा दिया गया, जीवा का मध्य बिंदु ये हो गया मान लो। उसके बाद में मध्य बिंदु तथा वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड खींचिए। वृत्त का केंद्र कहाँ पे आएगा, ये रहे, और इसको हम लोग इस तरीके से मिला देते हैं। इस रेखाखंड के द्वारा जीवा के साथ बनने वाले कोण को मापिए। देखो कि ये जीवा था, ठीक है, जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया था हमने, मतलब ये मध्य बिंदु निकाल दिया था। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ दिया गया। उसके बाद में ये वाले जो कोण को मापेंगे तो वो कितना आएगा, आप लोग एक बार माप करके देखिएगा। क्या देखा कि ये आता है हरदम 90 अंश का। आप कहीं से भी कैसे भी बनाओगे, अगर उसका जीवा है और वृत्त के केंद्र से वहां पर एक लाइन खींच लेते हैं तो 90 अंश का कोण आता है। आपके द्वारा मापे गए कोण का माप एक दूसरे को बताइए, मतलब जितने भी आपके दोस्त लोग भी कर रहे होंगे इस कृति को, उसको बताइए, निश्चित कीजिए कि इस कृति के आधार पर कौन सा गुणधर्म ध्यान में आता है। यही गुणधर्म ध्यान आएगा कि ये भाई ये 90 अंश का है। जो अभी हमने कृति नंबर 2 किया उसका ही प्रमेय है। यहाँ पे देखोगे वृत्त केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। देखोगे ध्यान से, वृत्त केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है वो क्या होता है, वो लंब होता है। लंब का मतलब क्या हो गया, 90 अंश का होता है। तो दत्त में क्या दिया गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त की रेखा AB ये जीवा है। ओ केंद्र वाले वृत्त की रेखा AB क्या है, जीवा है। जीवा AB का P मध्य बिंदु है। AB का P जो है ये क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP बराबर PB होता है, ठीक। अतः रेख AP सर्वांगसम रेख PB हो गया। तो हमको सिद्ध क्या करना है, रेख OP लंब है जीवा AB पर। तो देखोगे OP लंब है जीवा AB पर, मतलब यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पे देखोगे उत्पत्ति में क्या आ गया, रेख OA तथा रेख OB खींचिए। OA और यहाँ पे OB ये हमने यहाँ पे खींच लिया। ये क्या बन जाएगा हमारा, एक प्रकार से देखा जाएगा तो OA और OB क्या है, त्रिज्या है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो त्रिभुज बन रहा है AOP और BOP, ये 2 त्रिभुज बन गया, ठीक है। पहला त्रिभुज कौन सा है, AOP है, दूसरा त्रिभुज है BOP। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखते हैं, देखोगे AP सर्वांगसम PB ये तो हमको दत्त में दिया गया, मतलब हमको बताया गया है। उसके बाद में जो ये हमारा कर्ण बनता है OA वो क्या है, OB के सर्वांगसम है। और यहाँ पे OP सर्वांगसम OP, मतलब ये सामान्य भुजा आ जाएगी। ये कर्ण वाला आ गया, ये सामान्य भुजा आ गया, ये तो दिया ही गया है।
देखोगे वही लिखा हुआ है, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में रेख OA सर्वांगसम रेख OB। देखोगे OA और यहाँ पे OB एक ही वृत्त की त्रिज्या आ गई। रेख OP सर्वांगसम OP, देखोगे OP और OP ये क्या है, सामान्य भुजा है। और रेख AP सर्वांगसम रेख BP, AP और यहाँ पे BP ये दोनों क्या दिया गया है, यहाँ पे दत्त में दिया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP ये आ जाएगा भू कसौटी से देखोगे तीन के तीनों भुजा यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे देखोगे ये जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम सिद्ध हो गई है, ठीक है। जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OPA एक ये वाला कोण और यहाँ पे OPB एक ये वाला कोण, ठीक है। ये जो दोनों कोण होगा ये क्या सर्वांगसम हो जाएगा ना, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण OPA और कोण OPB। देखोगे यहाँ पे इसलिए कोण OPA सर्वांगसम कोण OPB सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण। लेकिन ये ध्यान से देखने में ये समझ में आता है कि ये जो दोनों कोण है वो क्या है, रेखीय युगल कोण है। देखोगे इसलिए कोण OPA धन कोण OPB बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे OPA के जगह पे मैं OPB लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये दोनों बराबर है। यहाँ पे OPA के जगह पे मैंने लिख दिया OPB और यहाँ पे भी OPB ये इसका आ गया और ये 180 अंश हो गया। तो कोण OPB ये क्या हो जाएगा, दो कोण OPB हो जाएगा। अब ये दो से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा कोण OPB बराबर 180 बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा 90 अंश। तो ये हो जाएगा कोण OPB बराबर 90 अंश। जब ये 90 अंश आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए रेख OP लंब है जीवा AB पर। इसी तरीके से समझना है, इसके स्टेप्स आप लोगों को याद रख लेना है। अब हल किए गए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की कोई जीवा 8 सेंटीमीटर है, तो वह जीवा तथा वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें देखोगे हल में क्या आएगा, कैसे आएगा, ये क्या बोला गया, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या OP बन जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे OQ भी हमारा त्रिज्या है तो ये भी बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। और जीवा की लंबाई कितना दिया गया, मतलब PQ की लंबाई दिया गया है 8। ध्यान से देखोगे जब PQ की लंबाई 8 दिया गया है तो PM की लंबाई कितनी हो जाएगी, PM की हो जाएगी 4 और यहाँ पे MQ की लंबाई भी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे देखोगे कोई भी एक त्रिभुज ले लो, OMP ले सकते हो, OMQ भी ले सकते हो। यहाँ पे OMQ लिया हुआ है तो यहाँ पे देखोगे ये जो कोण बन रहा है 90 अंश का है, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हम लोग इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो हल में क्या दिया गया, सर्वप्रथम दी गई जानकारी के अनुसार आकृति बनाइए। इस तरीके से आकृति बन जाएगी। माना O केंद्र वाले वृत्त की जीवा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा रेख OM लंब है जीवा PQ पर। इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए PM बराबर MQ हो जाएगा। देखोगे PM बराबर MQ कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है अर्थात OQ ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज OMQ में पाइथागोरस का प्रमेय लगा दोगे, तो जब पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, OQ का वर्ग बराबर OM का वर्ग धन MQ का वर्ग। देखोगे यही आ गया, OQ का वर्ग बराबर OM का वर्ग धन MQ का वर्ग। तो देखोगे OQ दिया गया 5 का वर्ग और MQ दिया गया 4 का वर्ग, OM का वर्ग तो निकालना ही है। अब ये देखोगे ये +4 का वर्ग हो रहा है, इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 16 गया 9। अब 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, तो OM की लंबाई कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अर्थात जीवा तथा वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख करके कर सकते थे, OM का स्क्वायर MQ का वर्ग इक्वल टू OQ का वर्ग, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ OM का वर्ग 4 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 5 का वर्ग, तो ये बन जाएगा OM का वर्ग धन 4 का वर्ग 16 बराबर 25। ये हो जाएगा OM का वर्ग बराबर 25, ये +16 इस हट जाएगा, -16 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9।
ये हो जाएगा ओ एम का वर्ग, इसलिए ओ एम बराबर आ जाएगा, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, करनी में 9, ये हो जाएगा 3, तो हमारा ओ एम का मान आ गया 3। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एक ही लाइन में कर दिया है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन टाइप में लग रहा है बस। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या का मतलब क्या दिया गया है, ओडी हमको दिया गया 20 सेंटीमीटर, और वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे ये दिया गया 12 सेंटीमीटर, और हमको ये जीवा CD की लंबाई निकालनी है। तो इसके हल में कैसे करेंगे, माना वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या OD बराबर 20, देखोगे हमने लिखा है OD बराबर 20, जीवा CD केंद्र O से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, O से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, रेख OP लंब है CD पर, OP लंब है CD पर, इसलिए OP बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए CP बराबर PD, देखोगे CP बराबर PD, ये क्यों आएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया, CP जो है वो PD के बराबर आएगा। तो समकोण त्रिभुज OPD में पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार देखोगे ये बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर बराबर OP का वर्ग धन PD का वर्ग, यही आ गया, OP का वर्ग धन PD का वर्ग बराबर OD का वर्ग। अब सबका मान रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग धन PD का वर्ग बराबर 20 का वर्ग, ये हो जाएगा, देखोगे प्लस 12 का वर्ग है, इस हट जाएगा तो माइनस 12 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से भी किया है, यहाँ पे हम लोग कुछ इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, OP का वर्ग धन PD का वर्ग बराबर OD का वर्ग, इस तरीके से है। तो यहाँ पे हो जाएगा OP का वर्ग मतलब क्या हो गया, 12 का वर्ग धन PD तो निकालना है, तो यहाँ पे PD का वर्ग लिखेंगे, OD दिया गया है 20 का वर्ग। तो देखोगे यहाँ पे 12 का वर्ग कितना होता है, 144 धन ये हो जाएगा PD का वर्ग बराबर 20 का वर्ग होता है 400, तो ये हो जाएगा PD का वर्ग बराबर 400 माइनस 144, तो ये कितना होता है, ये आ जाएगा 256, यहाँ पे आ जाएगा PD का वर्ग 256, तो यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा PD बराबर करनी में 256, तो 256 का वर्गमूल कितना है, 16 है, तो ये देखोगे हमारा PD आ गया 16। इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे इसने क्या किया है, A का वर्ग माइनस B का वर्ग का फॉर्मूला होता है A प्लस बी A माइनस बी, तो यहाँ पे A प्लस बी और A माइनस बी लगा दिया है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 32 और 20 माइनस 12 8, 32 अठे 256, तो ये किसका आया, ये आ गया PD का वर्ग। यहाँ पे PD क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, भाई वर्गमूल निकालेंगे, जब PD 16 हो जाएगा तो CP भी 16 होगा, देखोगे यहाँ पे PD बराबर CP दिया गया है, तो यहाँ पे CD की लंबाई मतलब जीवा की लंबाई हमको CD चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, CP धन PD दोनों को जोड़ देंगे तो 16 16 32 आ जाएगा, इसलिए जीवा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। दोस्तों इसी तरीके से समझना था दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.1 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 6.1 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।